हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान है रीता गुप्ता जी। रीता गुप्ता जी साहित्यकार भी हैं। आज इनसे हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और साहित्य सृजन कब से इन्होंने शुरू किया इस बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं रीता गुप्ता जी से। रीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को इस योग्य समझा कि मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया खास मुलाकात के तहत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने जीवन परिचय के बारे में बताना शुरू करूँगी। मेरा जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के स्योहारा, छोटा सा कस्बा है जहाँ की शुगर फैक्ट्री बहुत मशहूर है। जी जी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 24 नवंबर 1958 को। जी। मेरे फादर उस समय हरिद्वार में जॉब करते थे, टीचर थे वो। जी। उसके बाद जब मैं 3rd क्लास में थी तो वो वनस्थली विद्यापीठ, नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल। वनस्थली विद्यापीठ वो आ गए जॉब में। तब से मैं वहीं पर ही 3rd क्लास से लेकर MSc मैंने वहाँ से करा केमिस्ट्री में। जी जी। उसके बाद M.Ed भी मैंने वहीं से करा, वनस्थली से। जॉब में मतलब मेरे फादर वहीं पे जॉब में रहते रहे जी, और मेरी पूरी एजुकेशन वहीं से हुई जी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल प्राइवेट स्कूल में जॉब करी जयपुर में। उसी दरमियान RPSC फेस करा लेक्चरशिप के लिए, स्कूल लेक्चरशिप के लिए। जी। 1984 में मेरा सिलेक्शन हुआ लेक्चर केमिस्ट्री स्कूल एजुकेशन के लिए। जी जी। फर्स्ट पोस्टिंग मिला मेरे को, शायद आपने नाम सुना हो, टोंक डिस्ट्रिक्ट का लांबा हरी सिंह। हाँ सुना है। फर्स्ट पोस्टिंग मेरा वहाँ लांबा हरी सिंह था। लांबा हरी सिंह के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ टोंक प्रॉपर में। जी। गर्ल्स स्कूल में टोंक रही मैं 4 साल। शादी हुई उसके बाद कोटा, और फिर मेरा कोटा ट्रांसफ़र हुआ। जी। भीमंडी गर्ल्स स्कूल में मैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर रही 1989 से लेकर 2007 तक। जी। और 2007 में मेरा प्रमोशन हुआ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए झालावाड़ ज़िले में, असनावर झालावाड़ ज़िले में। वहाँ मैं 2007 में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करा मैंने। जी। वहीं पे जॉब करते हुए फिर मेरा हुआ प्रमोशन 2018 में अक्टूबर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने मनोर थाना ज्वाइन करा। और नवंबर 2018 में मेरा रिटायरमेंट वहीं से हुआ। जी जी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हुआ। लेखन की शुरुआत अगर देखी जाए साहित्य में तो मैं मेरे पिताजी जो थे वो खुद भी लिखते थे और गीता दर्शन को उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। जी। उन्हीं का थोड़ा सा मैं ये मान सकती हूँ कि हेरिडिटी मेरे अंदर आई उनकी, उन्हीं से सीखा मैंने। और पहली कविता जो मैंने लिखी कक्षा 10 में लिखी थी मैंने। जी। हमने पढ़ी थी पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल, है ना। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने माँ से अरदास करी थी कि हे माँ, मुझको भी दो ये वरदान, हंसते हुए कर दूँ अपने को बलिदान। वाह, बहुत वाह। कुछ पंक्तियाँ मैंने उस समय लिखी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता रहा। सर्विस में आए, एंकरिंग करी तो एंकरिंग में साथ साथ कुछ लिखना भी पड़ता है अपनी तरफ से। बिल्कुल। वो भी मैं करती रही, वो करा। और सेवानिवृत्ति के बाद तो फिर पूरा टाइम मेरे को मिल गया, जी। मैं करती रही काम इसी में। जी। तो कविताएं भी लिखी हैं, गद्य भी हैं, पद्य भी हैं, सभी चीज़ें मैंने लिखी हैं। रीता जी, आप विज्ञान विषय से रही हैं और साहित्य, हिंदी साहित्य एक अलग विषय हो जाता है, तो इस तरह आपका हिंदी साहित्य की तरफ रुझान कैसे एकदम आया? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने दिनेश जी कि विज्ञान की तरफ होते हुए भी विज्ञान की तरफ मेरा रुझान भी रहा। जी। और पूरे समय अपने सेवा काल मैंने विज्ञान विषय को अध्यापन में ही दिया मैंने। जी। साहित्य में रुचि कुछ पढ़कर और कुछ जैसे मैंने बताया आनुवंशिक। जी जी। पढ़ती रही, मेरे को अच्छा लगा, मन के भाव पन्नों पर उकेरने लगी। और जब मन के भाव पन्नों पर उकेरे, पसंद आए लोगों को। और एक कहावत भी है कि जब हमें प्रशंसा मिलती है तो हमारा उस क्षेत्र में रुझान बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य। तो जब कुछ लिखा, 4 लाइनें लिखी, किसी ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो लगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने और प्रयास करा और मैं लिखती चली गई। जी। रीता जी, आप
पहले कोटा से बाढ़ थी, और फिर जब आप हाड़ौती में आई तो हाड़ौती तो एक इतिहासकारों का कुंभ, इतिहासकारों के साहित्यकारों को कुंभ माना जाता है। तो यहाँ किन किन साहित्यकारों को मतलब कि वो जो अभिरुचि आपके सामने आई? नहीं, मेरा एक्चुअली क्या रहा, मैं जब तक सर्विस में रही तब तक तो मेरा लेखन बहुत कम रहा। जी जी। सर्विस के बाद सबसे पहले मेरा जो मेरे को जोड़ा महिला काव्य मंच कोटा इकाई से, जी जी, इसने लता शर्मा जी ने। जी जी। और वहाँ पर फिर हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन काव्य गोष्ठियाँ होती रहीं, उसमें हम अपना रचनाएं देते रहे ऑनलाइन ऑफलाइन में। और वहीं पर फिर मेरे को अध्यक्ष निर्वाचित किया कोटा इकाई के लिए। जी जी। ये जो संस्था स्नेह लता जी चलाती है मकाम करके, ये इस संस्था में किस तरह की काव्य गोष्ठियाँ होती है रीता जी? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, स्नेह लता जी नहीं चलाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच है। अच्छा। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर नरेश नाज जी, नरेश कुमार गुप्ता जी है, नाज उनका उपनाम है, तो नरेश नाज जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय काव्य संस्था अच्छा, है। अंतर्राष्ट्रीय है जी। तो आपने पहली बार जब काव्य मंच कब साझा किया था, उस समय आपको कैसी अनुभूति हुई थी? पहली बार देखिए, मैं बताऊं आपको, जो मैंने काव्य मंच साझा करा, ऑफलाइन तो हम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। जी जी। लेकिन मैं जुड़ी समृद्ध संस्थान साहित्य सर्जन भारत से जी, और वहाँ पर उसके संस्थापक जो हैं डॉक्टर मुकेश व्यास जी, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपका एक काव्य गोष्ठी आपकी हमें ऑनलाइन रखनी है। बिल्कुल। थोड़ा सा असमंजस में रही, मैंने उनसे पूछा कि और भी कोई है क्या? बोले नहीं, पूरा 1 घंटा आपके लिए है। अच्छा। तो वो पूरा 1 घंटा अपनी कविताओं को साझा करने में मेरे को दिया उन्होंने। जी, तो जी। वो पहला मेरे लिए मंच था जिस पर मैंने अपनी कविताएं साझा करी थी। बिल्कुल। रीता जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा और अब तक कितना लिख चुके? विधा तो देखिए ऐसे मैं एज इट इज़ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इस जो क्षेत्र हैं वो मैंने विभिन्न क्षेत्रों का चयन करा है। बिल्कुल। अधिकतर मेरी जो कविताएं हैं वो आध्यात्मिक हैं, जी, पारिवारिक रिश्तों पर भी हैं, सामाजिक कुरीतियों पर भी हैं। बहुत अच्छा। इन पर मैंने लिखा है और लगभग मेरी 500 से 600 कविताएं मेरी प्रतिलिपि पर और अन्य पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। जी। रीता जी, जब पहली बार पत्र पत्रिकाओं में कोई रचना छपती है, जब आपकी कोई रचना छपी होगी तो कैसी अनुभूति आपको हुई होगी? ये तो आपने ऐसा पूछा मेरे से, जैसे किसी को स्वर्ग मिल जाता है ना, तो उसी तरह की बात रही मेरे साथ। जब मैंने अपनी कविता देखी, मैंने भेजी, उन्होंने सेलेक्ट करा, आया मेरे पास, और जब मैंने अपनी कविता उस किताब में छपी हुई देखी, जी जी, तो मैं शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं कैसे बयां करूं उस चीज़ को कि मेरे को कैसा लगा उससे। जी। रीता जी, कोई आपकी रचना जो आपने लिखी हमारे दर्शकों को सुने? बिल्कुल। मेरी हमेशा की आदत रही है कि मैं अपनी पहली रचना जो भी होती है वो बिल्कुल मेरे इष्ट हैं कान्हा जी, मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए पहली रचना आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। बंसी बजैया रास रचैया दर्शन देने आ जाना, संकट पे है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना तुम, आकर पार लगा जाना। बंसी बजैया रास रचैया दर्शन देने आ जाना, संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना तुम, आकर पार लगा जाना। वृंदावन की कुंज गलिन में धेनु चराने आ जाना, वृंदावन की कुंज गलिन में धेनु चराने आ जाना, यमुना जी के तट पर मोहन, यमुना जी के तट पर मोहन रास रचाने आ जाना। राह निहारे खड़ी राधिका, कि राह निहारे खड़ी राधिका, उसको धीर बंधा जाना, संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना तुम, आकर पार लगा जाना। मात यशोदा तोत ढूंढे
बाबा नंद बिहेरे हैं, मात यशोदा दूत ढूंढे। बाबा नंद बिहेरे हैं, गोप गोपिया तुझको पुकारे। गोप गोपिया तुझको पुकारे, गैया सारी तेरे हैं। मटकी भरी है माखन की, कि मटकी भरी है माखन की, माखन खाने आ जाना। संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना। तुम आकर पार लगा जाना। बंसी बजैया रास रचैया, दर्शन देने आ जाना। संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना। तुम आकर पार लगा जाना। हुआ चीर हरण द्रौपदी का, उसने तुमको पुकारा था। हुआ चीर हरण द्रौपदी का, उसने तुमको पुकारा था। आकर तुमने ही तो कान्हा, आकर तुमने ही तो कान्हा उसका शील संभाला था। लुट रही हैं आज सुताएं, कि लुट रही हैं आज सुताएं, लाज बचाने आ जाना। संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना। तुम आकर पार लगा जाना। बंसी बजैया रास रचैया, दर्शन देने आ जाना। संकट में है दुनिया सारी, आकर पार लगा जाना। तुम आकर धीर बंधा जाना। तुम आकर माखन खा जाना। तुम लाज बचाने आ जाना। रीता जी, बहुत सुंदर रचना कृष्ण पे आपने, श्री कृष्ण पे सुनाई, बहुत अच्छा लगा। रीता जी, आपने अब तक कितनी रचनाएं एकत्रित कर ली जिसकी आपने कोई पांडुलिपि तैयार की हो और साहित्य प्रकाशन की तरफ आपका मन हो, क्या मानते हैं आप? पांडुलिपि तो अभी तक मेरी कोई प्रकाशित नहीं हुई है, जी। लेकिन हाँ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ज़रूर मेरी कविताएं प्रकाशित होती रही, जो कि 500 से 600 के लगभग हैं जी कविताएं। 500-600 जब कविताएं आपने लिख दी तो पांडुलिपि आप साहित्य अकादमी में भेजने की क्या आपकी योजना है? हाँ, क्योंकि वहाँ से आर्थिक संबल भी मिलता है साहित्यकारों को। हाँ, अभी बस यही है, थोड़ा सा इकट्ठा कर रही हूँ मैं एक जगह उनको, ताकि पांडुलिपि में उनको मैं प्रकाशन के लिए दे सकूँ। जी, आपने आपकी जो कविताओं में समाज को क्या संदेश दिया रीता जी? विभिन्न पहलू हैं जिन पर मैंने लिखा है। जैसे एक कविता मेरे पिता को समर्पित है, एक बेटी को समर्पित है, एक नारी की व्यथा, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हाँ, सुना, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप। नारी पर जो मैंने लिखी है, यशोधरा की व्यथा को मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, यशोधरा की व्यथा को मैंने जो शब्द दिए हैं वो बता रही हूँ मैं आपके सामने। बिल्कुल। समझा नहीं था शायद तुमने मुझको, कि समझा नहीं था शायद तुमने मुझको, जो समझते तो ऐसा व्यवहार न करते। समझा नहीं था शायद तुमने मुझको, जो समझते तो ऐसा व्यवहार न करते। जीवन सत्य जानने की उत्सुकता में, कि जीवन सत्य जानने की उत्सुकता में यूँ पत्नी और बेटे का परित्याग न करते। बहुत बढ़िया। बनती न कभी बाधा तुम्हारे पथ की, यशोधरा कह रही है जी, कि बनती न बाधा कभी तुम्हारे पथ की, इतना विश्वास तो मुझ पर करते। अगर पति पत्नी पर ही विश्वास नहीं करेगा तो किस पर बिल्कुल करेगा? सही है। तो उसकी व्यथा ये है कि बनती ना कभी बाधा तुम्हारे पद की, इतना विश्वास तो मुझ पर करते। दे देती विदाई स्वेच्छा से तुमको, पर कहकर तो जाते तुम मुझसे। बिल्कुल। कायरों की भांति तुम्हारा यूं जाना, कायरों की भांति तुम्हारा यूं जाना, व्यथित दिल को मेरे कर जाता है। वो दबे पाँव चले गए थे बिल्कुल रात को। कायरों की भांति तुम्हारा यूं जाना, व्यथित दिल को मेरे कर जाता है। सच कहती हूँ प्रियतम मेरे, सोच सोच सीना छल्ली मेरा हो जाता है। एक बात बताना सच सच, एक बात बताना सच सच, तुम्हारा यूं जाना क्या अनुचित न था? एक बात बताना सच सच, तुम्हारा यूं जाना क्या अनुचित न था?
सोते पुत्र को छोड़ दबे पाँव जाना अपराध बोध क्या तनिक भी न था। मिला बोधित्व जब तुमको, एक जी। पत्नी कितना गर्व करती है उसके पति को अगर कोई उपलब्धि हासिल होती है, उसी को मैंने यहाँ लिखा है। बिल्कुल। मिला बोधित्व जब तुमको बड़भागी खुद को मैंने माना था, कि मिला बोधित्व जब तुमको बड़भागी मैंने खुद को माना था, पर सहते हुए मानसिक संताप संताप पुत्र को अकेले मैंने ही तो पाला था। वाह। उसका कोई योगदान नहीं था बुद्ध का। बिल्कुल। नहीं दे रही उलाहना जरा भी, अगर कोई सोचे कि उलाहना दे रही है पत्नी, तो जी। वो कहती है कि नहीं दे रही उलाहना जरा भी, व्यथा अपनी तुमको ही तो बताऊंगी, कहाँ जाएगी व्यथा बताने। जी। तो नहीं दे रही उलाहना जरा भी, पर व्यथा अपनी तुमको ही तो सुनाऊंगी। आओगे जिस दिन तुम द्वारे मेरे, घर को दुल्हन सा एक बार सजाऊंगी, घर को दुल्हन सा एक बार सजाऊंगी। वाह। तो ये यशोधरा की व्यथा को मैंने शब्दों में पिरोया है कुछ। जी। आशा है पसंद आया होगा आपको। बिल्कुल। समाज की कुरीतियों भी आपने लिखा, क्योंकि आप एक शिक्षिका रही हैं जी। और बहुत व्यस्तता के बावजूद भी आपने साहित्य को पकड़ के रखा, साहित्य लेखन को। जी। तो अब कैसा लगता है सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य लिखना, कितना इसमें आनंद आता है? बस अब यही काम है, अपने घर के काम करें, जहाँ फ्री हुए। पहले जब होता था फ्री होते थे तो अपने और काम करते थे। जी जी। पहले मोबाइल की दुनिया नहीं थी। बिल्कुल सही। फ्री हुए अपने और कामों में व्यस्त हो गए, कभी कढ़ाई कर ली, बुनाई कर ली, कुछ पढ़ लिया। और अब मोबाइल की दुनिया आ गई तो गूगल जिंदाबाद है ही सी। जी। गूगल पे पढ़ते हैं बहुत सारी रचनाएं, जी। वहीं से कुछ प्रेरणा भी मिलती है लिखने की, कुछ एकदम क्लिक कर जाता है कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर भी बिल्कुल। हम लिख सकते हैं। उससे लिखने के लिए मेरे को मिल जाता है। और मैं जैसे ही मन में कोई भाव आता है, मैं रुकती नहीं हूँ, जी जी। कहीं ना कहीं उनको लिख लेती हूँ, ताकि आगे भूल नहीं जाऊँ, उसी जी। को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। रीता जी, आप साहित्य सृजन करती हैं। आपने पहले के जो साहित्य लेखन देखा, पढ़ा होगा, और अभी का जो साहित्य लेखन, उसमें कितना अंतर आप मानती हैं? क्योंकि जो पुराने साहित्यकार थे, जिनकी पुस्तकें प्रकाशन आज हम पढ़ते हैं, और जो अभी जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें कितना आप भेद मानती हैं? अब पहले देखिए ऐसा होता था कि हर साहित्यकार की अपनी एक विधा होती थी, एक निश्चित जी। मानदंड के तहत, एक विधा के तहत ही वो लिखा करते थे। बिल्कुल। हर साहित्यकार की एक निश्चित विधा थी। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है एक निश्चित विधा में नहीं, मुक्त लेखन ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। बिल्कुल। बंधा हुआ नहीं है, मुक्त लेखन है। अतुकांत कविताओं का ज़्यादा प्रचलन है। बिल्कुल। तो ये अंतर मुख्य रूप से मेरे को नज़र आया। जी। आज जो युवा, यानी साहित्य से युवा एक सही दिशा पाते थे, लेकिन आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। आप तो प्रधानाचार्य भी रही हैं, तो आप साहित्य की तरफ से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? राष्ट्र और युवा शक्ति, जी। इस पर मैंने एक कविता लिखी है, वो हाँ। सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल सुनाइए। भूल कर बीती बातों को आओ भविष्य सुनहरा बनाए। ये भूल कर बीती बातों को आओ भविष्य सुनहरा बनाए। भूल कर जाति और धर्म का भेद सबको फिर से गले लगाए। वाह। दें युवा शक्ति को दिशा ऐसी, राष्ट्र हित में वो लग जाए। कि दें युवा शक्ति को दिशा ऐसी, राष्ट्रभक्ति में वो लग जाएं। मानकर राष्ट्र को सर्वोपरि सच्चे राष्ट्रभक्त वो बन जाएं। इस हेतु सबसे पहले बदलाव खुद में हम लाएं। बिल्कुल। इस हेतु सबसे पहले बदलाव खुद में हम लाएं। बचपन से ही बच्चों को किस्से राष्ट्रभक्तों के सुनाएं। बहुत अब मैं जैसा आजकल देखती हूँ, पहले अपना, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे को अपना बचपन याद आता है। बिल्कुल। हमारे बचपन के समय हम क्या होता था कि हमारे माता पिता, हमारे अगर दादा दादी होते तो वो, या नाना नानी है वो, सब बच्चे एक साथ उनके साथ लेट जाते थे रात को। कहीं अलग कोई कमरा अलग नहीं होता था, सब बच्चे माता पिता के साथ में। और वहाँ पर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी या दादी या नाना नानी कोई भी हैं, जी जी, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, राष्ट्रभक्तों के बारे में बताते थे, हमें कितना संस्कारों के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते थे। लेकिन अब आजकल क्या है, सब अपने अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कमरों में सो जाते हैं जाकर। जी जी। कोई
मोबाइल की दुनिया में सब व्यस्त रहते हैं। अगर एक बिल्कुल। कमरे में है 4 कोने हैं, 4 जने अलग अलग कोने में बैठ के अपना मोबाइल चलाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था हाँ। ये, इस हेतु सबसे पहले हाँ। बदलाव खुद में हम लाएं, बचपन से ही बच्चों को किस्से राष्ट्रभक्तों के सुनाएं। वाह। शनिवारी बाल सभा में भी काम ये स्कूलों में हो सकता है। स्कूलों में शनिवारी बाल सभा होती है, बिल्कुल। तो शनिवारी बाल सभा में भी काम ये स्कूलों में हो सकता है। युवाओं को उचित दिशा देने में योगदान इनका बेहतर हो सकता है। हो सकता है। भूमिका मीडिया को भी बखूबी इसमें निभानी होगी। अब मीडिया पर आ गई मैं। बिल्कुल। तो भूमिका मीडिया को भी बखूबी इसमें निभानी होगी। मसाला फिल्मों के स्थान पर फिल्में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनानी होंगी। वाह, बहुत बढ़िया। पलायन युवा प्रतिभाओं का अब देश से रोकना होगा, कि पलायन युवा प्रतिभाओं का अब देश से रोकना होगा। समुचित रोजगार उनको उपलब्ध स्वदेश में ही कराना होगा। निर्माण स्वयं विध्वंस की भी शक्ति युवाओं में भरी होती है। अगर हम उचित दिशा देते हैं तो निर्माण होता है, नहीं देते तो विध्वंस है। बिल्कुल सही। तो निर्माण स्वयं विध्वंस की भी शक्ति युवाओं में भरी होती है। गर न मिले उचित दिशा तब्दील विनाश में भी हो सकती है। कहती हूँ ताल ठोककर इसीलिए मार्गदर्शन युवाओं का करना होगा। बिल्कुल। कहती हूँ ताल ठोककर इसीलिए मार्गदर्शन युवाओं का करना होगा। युवा शक्ति को राष्ट्र बनाने में रश्मि, मेरा उपनाम है रश्मि जी, तो युवा शक्ति को राष्ट्र बनाने में रश्मि बेहतर भूमिका निर्वहन हमें करना होगा। बेहतर भूमिका का निर्वहन हमें करना होगा। रीता जी, आप जो साहित्य लिख रही हो, ये आपका अनुरत जारी रहेगा, क्या मानना है आपका? बिल्कुल जारी रहेगा सर जी। रीता जी, जैसे कोटा क्षेत्र है, कई महिला साहित्यकार आगे आ रही है, अच्छा लिख भी रही हैं, तो जिन संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हो, तो उसमें क्या प्रेरणा आप लोगों को वरिष्ठ साहित्यकारों से मिलती है? उनकी रचनाएं जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ कमी कर रहे हैं, और उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। जी जी। उनसे पूछते रहते हैं कि भाई हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, इसमें कहाँ गलती है वो बताएं, तो वो लोग दुरुस्त भी करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रीता जी, जाते जाते एक रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल, ये रचना मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, ये मेरे पिताजी के लिए मैंने लिखी थी। बिल्कुल, सुनाइए। कभी कभी वो इस कदर याद आते हैं कि कभी कभी वो इस कदर याद आते हैं कि बार बार पलकें हमारी भिगो जाते हैं। वो जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था, वो जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखलाया था, वो जिनके मजबूत कंधों का सहारा हमने पाया था, वो जिनकी आंखों में अथाह सागर प्यार का लहराता था, वो जिन्होंने हर कठिन समस्या में साथ हमारा निभाया था। बिल्कुल। उन्होंने ही तो कर्तव्य पथ पर चलना सिखलाया था। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे जी जी, वनस्थली विद्यापीठ में। हाँ, तो उन्होंने ही तो कर्तव्य पथ पर चलना सिखलाया था। उन्होंने ही तो अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने ही तो सबक ईमानदारी का सिखलाया था। उन्होंने ही तो जीवन मंत्र से परिचित हमें करवाया। विदा के वक्त मेरी मैं इतना न रो सकी थी। जब मैं शादी हुई, मेरी विदाई हुई, विदा के वक्त मेरी मैं इतना न रो सकी थी जितना वो सुबह सुबह कर रोए थे। कैसे रहूँगा लाडो अब तुझ बिन, ये कहकर फूट फूट कर रोए थे। चक्र समय का कुछ ऐसा घूमा नियति ने अपनी क्रूर चाल चली। चक्र समय ने कुछ ऐसा चला, नियति ने अपनी क्रूर चाल चली। सड़क दुर्घटना में घायल हुए इस कदर, और फिर उन्होंने अपनी नई राह चुनी। आज इतने वर्षों बाद भी लगता है वो यहीं कहीं मेरे पास हैं। आज इतने वर्षों बाद भी लगता है वो यहीं कहीं मेरे पास हैं। हर कठिन घड़ी में मेरे सिर पर रखते हाथ हैं। वक्त ये भी गुजर जाएगा, क्यों होती है तू परेशान? कि वक्त ये भी गुजर जाएगा, क्यों होती है तू परेशान? करते हौसला अफजाई और आज भी निगहबानी करते हैं। वो हैं तात मेरे जिनको अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कि वो हैं तात मेरे जिनको अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पाने को आशीर्वाद उनका ये शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। चलूँ उनके पद चिन्हों पर सदा यही दुआ अब मैं करती हूँ। कि चलूँ उनके पद चिन्हों पर सदा दुआ अब यही मैं करती हूँ। हाँ ताजश्री आपको याद बारंबार हर पल मैं करती हूँ। हाँ ताजश्री आपको याद बारंबार हर पल मैं करती हूँ।
ये थी हमारे साथ रीता गुप्ता रश्मि जी, साहित्यकार, प्रधानाचार्य। इन्होंने साहित्य सृजन में अपनी काव्य विधा यानी कविताएं इन्होंने लिखी है और पांडुलिपि भी इन्होंने तैयार की हुई है। 500-600 कविताएं इनकी संकलित है और ये साहित्य प्रकाशन की तरफ इनका मन है। और साथ ही इन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ आज के युवा और समाज को इनकी कविता में जो शिक्षा प्रद बातें लिखी है वो आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और दिनेश जी का विशेष रूप से आभार कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद।